यस, ठीक है। हाँ, आज किसका किसका प्रैक्टिकल है? ओके, मतलब ठीक है। तो क्या तुम लोगों को कैसे जाना होता है? वेले पार्ले जाना होता है, फिर वहां। ओके, कल कैसे गए थे? बस से गए। ओके। हम्म। ओके, तो आज का क्या सीन है? 10 बजे बस है तो सिर्फ इस वीक है ना प्रैक्टिकल, और नहीं है? ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेट्स स्टार्ट विद द 150 वर्कर्स वर एंगेज टू। बेसिकली एक काम है जिसको करने में कितना दिन लग रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर डेज लग रहे थे। ठीक है, कब? जब 150 वर्कर्स काम कर रहे थे। बट हुआ क्या? हाँ, बट हुआ क्या कि सेकेंड डे 4 वर्कर्स ने क्विट कर दिया, उसके नेक्स्ट डे मोर 4, इस तरह से होता हुआ। तो कुछ चेंज होगा ना नंबर ऑफ डेज में। क्या चेंज हुआ वो नंबर ऑफ डेज में? नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, ठीक है। हाँ, पंकज, मेरे उसमें मेरी माइक रखा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, कितने बढ़े? 8 से। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ डेज जिसमें फिनिश होना था वो एज्यूम करो, लेट दैट बी n, नंबर ऑफ डेज n। तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी n in which the work was supposed to be finished, supposed to be finished, ठीक है। अच्छा, अब एक सीधा सा मेरा कॉन्सेप्ट है वर्क वाला। सीधा सीधा मेरा वर्क का कॉन्सेप्ट, हाँ, एक वर्कर एक दिन में कुछ वर्क करता होगा, तो वो एज्यूम करो। लेट अ वर्कर, यस, लेट द वर्कर डू x work in a day, let the worker do x work in a day। तो 150 वर्कर्स कितना काम करेंगे? 150x, 150 वर्कर कितना काम करेंगे n डेज में? 150x n। ये सबको समझ में आया? मेरे को सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरा कहना था कि लेट ईच वर्कर डू x वर्क इन टोटल इन, ये n नहीं, ये
लेट ईच वर्कर डू एक्स वर्क टोटल इन वन डे। तो 150 वर्कर n डेज में कितना वर्क करेंगे? टोटल वर्क विल बी 150 xn। ये चीज समझ में आई? इतना तो वर्क है, क्योंकि वर्क चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? कंडीशंस चेंज हो रही है। क्या कंडीशन? पहले दिन कितना काम हुआ? एनी आइडिया? टेल मी। फर्स्ट डे कितना काम हुआ? 150x। अच्छा, दूसरे दिन कितना काम हुआ? 146x। तीसरे दिन 142x। कितने दिन चले ऐसा? ऐसे टोटल n प्लस 8 डेज चले, राइट? इसका मतलब ये वर्क 150xn और ये सम सेम होना चाहिए, क्योंकि काम इस केस में भी ओवर हुआ था और काम इस केस में भी ये टोटल काम है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इधर तो बना 150xn। अच्छा, इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Sn वाला। Sn का फॉर्मूला होता था n/2। उसका n क्या है? उसका n प्लस 8 है ना, क्योंकि द नंबर ऑफ डेज इज n प्लस 8। तो n प्लस 8/2। अच्छा, ब्रैकेट में 2a मीन्स, हाँ, फिर तेज बोलो और तेज बोलो। नहीं, फिर से बोलो। कोई करेक्ट करेगा? 300x 300x प्लस n-1 मीन्स n प्लस 8 -1 डी। फिर वही गलती बेटा, एक बार समझ में नहीं आया तुमको। -4x ना, समझो ना, दिमाग लगाओ ना। एक बार गलती की, वापस गलती, सेम गलती क्यों रिपीट कर रही हो? -4x, कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमेशा? सेकेंड टर्म माइनस टर्म, ठीक है? -4x, ठीक है? ये इक्वेशन बन गई। कुछ कैंसिल हो सकता है? चलो 2 तो, और कुछ कैंसिल हो सकता है? 2 को तो कैंसिल किया, 2 को इधर कर दिया तो कुछ कैंसिल हो सकता है? कुछ कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है? पूरी क्लास में नहीं दिख रहा है? हाँ, क्या बोला? हाँ, तो क्या कैंसिल होगा? पूरी इक्वेशन से x कैंसिल हो सकता है। इधर 300xn है, उधर भी 300x और x है। x कैंसिल हो सकता है पूरी इक्वेशन से। 300n इज इक्वल टू n प्लस 8। -4n -20। ये पूरी इक्वेशन क्या बन गई?
ये इक्वेशन क्या बन गई, n में क्वाड्रेटिक बन गई। निकालना क्या है, n ही तो निकालना है ना, बस सिर्फ और सिर्फ n बचाना। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, हाँ हो गया। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जा रहा हूँ। मतलब पहली लाइन लिखने के बाद आगे का पूरा काम आप लोगों का खुद का है, एज इन, क्योंकि यहां तक आपको एपी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसके बाद तो मैथ्स है। ये दोनों स्टेप सिर्फ और सिर्फ प्योर मैथ्स है। क्यों, ये तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज कर लिया, तो जो आई थिंक जो क्वाड्रेटिक बनती है वो ये बनती है n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 554। ठीक है, इससे n की वैल्यूज निकलती है। एक n की वैल्यू 17 निकलेगी और एक n की वैल्यू निगेटिव निकलेगी। निगेटिव वैल्यू को रखनी होगी नहीं, क्यों, ये निगेटिव नहीं हो सकते। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, व्हाट इज द फाइनल आंसर, 25 days, n प्लस 8, n प्लस 8। तो ये सब ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन सही करते हुए भी आंसर गलत टिक करके आओगे तो फिर बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, n प्लस 8 इज इक्वल टू 25 days। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी चल रहा है, तो क्वाड्रेटिक पूरा का पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। ठीक है, एवरीवन नोटिस बोर्ड पे अलॉन्ग विद, मतलब अपना टाइम टेबल तो ग्रुप पे आ जाता है, नोटिस बोर्ड पे भी आपको एक डाउट्स टाइम टेबल दिखेगा। आज अब आज लग जाएगा। ठीक है, जिसमें ये मेंशन होगा कि कौन से टीचर्स किस किस टाइम अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट्स। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स होते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम, एक तो रेगुलर जो होते हैं डाउट्स क्लास वाले, क्लास के अलावा भी कुछ भी पूछना है अपने रेस्पेक्टिव सर से पूछ सकते हो। मतलब रेस्पेक्टिव सर मतलब अगर मैथ्स का है तो मैथ्स के कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस सीरीज मेरा है तो मैं ही हूं तभी पूछना है। ठीक है, अभिषेक सर हैं, प्रणय सर हैं, कोई भी है जाके वहां पे
मेंशन होगा डाउट्स का टाइम, उस हिसाब से वो एवरी मंडे लग जाएगा। टेक अ फोटो, जिसमें ध्यान रहे, घर पे भी हो तो मतलब अपना प्लान कर सकते हो किस वक्त आना है किस वक्त जाना है, वो टाइम टेबल देख के, ठीक है। दैट वुड बी सेंटर स्पेसिफिक, मतलब अंधेरी सेंटर का यही लगेगा नोटिस बोर्ड पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया? यस एवरीवन, पिछला वाला क्वेश्चन भी ये एक्स नहीं है, ये एन है। काफी बार सर बोल एक्स और एन मेरा सेम रहता है, लगता है ना। तो if the ratio of sum to n terms of two different APs is this, then ratio of their 11th term. Everyone, जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, that was again a previous year's question and this is again पुराना क्वेश्चन। दोनों में बस डिफरेंस ये है कि दोनों अलग अलग एग्जाम्स में आए थे। पिछला वाला जो आया था वो आया था, एनी गेसेस क्या? पीवाईक्यू का क्या हो? एनी आइडिया? नहीं, इतना घटिया क्वेश्चन तो नहीं था पिछला वाला। क्या? इन तीनों में नहीं आया था। हाँ, बिटसैट में आया था, ठीक है। बिटसैट में सीक्वेंस सीरीज के लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आते हैं, लैंग्वेज वाले। क्यों? क्योंकि उनको लैंग्वेज अच्छी लगती है। बिटसैट का मन होता है ना, वो लिखने का मन होता है, मतलब उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि काफी पहले तो वो मोस्टली सीबीएसई के ऊपर पूरा बेस्ड आता था। अब तो बढ़ गया है, मतलब आज से 5-10 years बैक इट वाज टोटली बेस्ड ऑन सीबीएसई, ठीक है। मतलब सीबीएसई के टॉपर्स बिट्स में पहुंचते थे। ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस में। घटिया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आया है जेई मेंस में। और एक बार नहीं आया, एक बार से ज्यादा आया, ऑब्वियसली वैल्यूज चेंज करके, ठीक है। क्या सिमिलर सम्स आते हैं जेई में, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ठीक है। अब शायद हो भी जाए, एनटीए ने ले रखा है, बहुत सारे पेपर होते हैं। पहले तो वही होता था ना, मतलब 10 साल में 10 पेपर। अब साल में 10 हाँ हाँ बहुत होते हैं ना, अलग अलग 2 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, तो इतने सारे पेपर होंगे तो कुछ ना कुछ तो हाँ होगा ना, ठीक है, ठीक है। अब तो और सोच रहे हैं कि एक ही पेपर हो जेई और नीट का। यस, मतलब प्लानिंग वो चल रही है उनकी कि एक ही पेपर हो जेई और नीट का। मतलब क्यों नहीं पूछते? सी कितनी बार बोला है, बहुत बार बोला ना कि मतलब तुम लोग उस लायक ही नहीं हो कि तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्यों? और अभी भी नहीं, नेक्स्ट 10-15 साल, 10 साल में भी नहीं। डिसाइड कौन कर रहा है? डिसाइड कौन कर रहा है? एक मिनिस्टर और उनके नीचे आईएएस ऑफिसर्स, जो भी एजुकेशन में मतलब 50-50 इयर्स वाले। तो तुम लोगों का कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तुम सोचते हो ना कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब। नहीं, अभी तुम्हारे बोला था ना, तुम लोग की कोई औकात नहीं है। तुम लोग कुछ भी बोलते हो, कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया है लाइफ में। क्या किया है? मतलब 11th में आए हो, ठीक है। स्कूल में जो टीचर ने पढ़ाया वो पढ़ा, कुछ किया है? किसी ने आज तक कुछ उखाड़ा है? बताओ। तो तुम्हारी बात कोई क्यों सुने? उनकी मर्जी, अलग करे, 1 करे, 2 करे, 10 पेपर करे, ऑनलाइन करे, फ्री में बांटे मार्क्स। तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब मी बीइंग अ टीचर आई कैन नॉट क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि ये चैप्टर नहीं आएगा, मेरा काम है उड़ा देना।
ये टॉपिक आएगा, मेरा काम है पढ़ा देना, ठीक है। पैटर्न चेंज हुआ, लास्ट मोमेंट पे पैटर्न चेंज हुआ, सपोज करो, कुछ नहीं कर सकते, पैटर्न चेंज हुआ, अपना काम है नए पैटर्न पे पढ़ना। अब तुम लोग धरना देने थोड़ी जाओगे, 11-12 के बच्चे नहीं जाते, वो मतलब तोड़ने फोड़ने वाले वो बीएससी एमएससी वाले जाते हैं, ठीक है। हाँ मतलब क्योंकि वो बैचलर मास्टर्स वाले होते हैं, वो जाते हैं। 11-12 के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं 12th में, उसमें कोर्ट केस के लिए ही एक रास्ता होता है, लेकिन धरना वरना देने नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। सो अपना काम है क्वेश्चन करना। हाँ क्या 9:15 9:30 हाँ हाँ ठीक है, पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो 9:20 छोड़ देंगे, चलो अब एक ही वीक की बात है, नेक्स्ट वीक से, ठीक है। हाँ चलो वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। सब लोग साथ ही जाते हो ना। If the ratio of sum to n terms of two different APs is this, find ratio of their 11 terms, ठीक है। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज लिखी है उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब मेरा काम है एंड सम टू डिफरेंट एपीज है, अगर दो डिफरेंट एपीज है तो क्या क्या डिफरेंट होंगे, ए और डी, तो उनको क्या एज्यूम करोगे, A1 D1 A2 D2, ठीक है। तो पहले उसका फॉर्मूला क्या हुआ, n/2 2A1 प्लस देखो क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन पढ़ो। If the ratio of sum to n terms of two different AP, दोनों AP में टर्म्स तो n ही है बट AP इज डिफरेंट है, इज इक्वल टू एग्री, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब इसमें करते हैं, कुछ कैंसिल हो सकता है, अच्छी बात है। एवरीवन पहले इसको लिखो, ठीक है। n/2 कैंसिल हो सकता है, तो मैं तो रफ कर दूंगा, आप लोग कैंसिल करना, ठीक है। निकालना क्या है वो जरा मैं साइड में सोच लेता हूँ। 11th टर्म मतलब प्रॉपरली बोलो, ए क्या है, A1 प्लस 10D1, ये निकालना है ना, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, हाँ देखो A1 A2 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 उड़ाने के लिए क्या कर सकते हो, हाँ कैंसिल या डिवाइड बाय 2। तो अगर मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो ये तो उड़ गया, इसका क्या हुआ, एग्री, ये बना, ऊपर नीचे डिवाइड बाय 2 किया, ऊपर नीचे डिवाइड बाय 2 किया है ना, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 2 और वो तो करना, वो करना भी नहीं, जो बोल रहा है कि इधर करने की जरूरत है वो भी गलत है, वो तो मैंने दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ तो मुझे इधर कुछ जरूरत है चेंज करने की, वो तो यही कैंसिल हुआ ना डिवाइड बाय 2 में, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
थोड़ा सा और सही से बोलो। और सही से बोलो। n-1/2 10 होना चाहिए। n-1 देखो a1 है और d1 है, a1 d1 है, बचा क्या है 10, और इधर क्या है, तो तुमको ये समझ में आता है n-1/2 शुड बी 10, तो n की वैल्यू 21। तो मेरा काम क्या हो गया कि मैं पूरी इक्वेशन में n की वैल्यू 21 पुट कर दूं, क्योंकि अगर n की वैल्यू 21 पुट किया तो इधर तो जो निकालना है वही बन गया, इधर क्या बन गया 7 × 21 बस। That's how we do it. ठीक है, That's how we do it. ये पानी ठीक है वो? ठीक है, सुष्मिता मैम को आएंगी? 10 बजे। ठीक है, आंसर शायद 4/3 आएगा। आंसर वुड बी 4/3। ठीक है, कैंसिल होगा, कितना बनता है शायद 148 डिवाइड बाई 111, 148 डिवाइड बाई 111 27, 27 नहीं 37, 37 से कैंसिल हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन मेरा काम बस यहीं तक था, n = 21 पुट करना, उसके बाद तो बेसिक मैथ सॉल्यूशन है। गॉट इट? आगे बढ़े। ये वाला नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं शीट शेयर कर दूंगा, ये होमवर्क कर लेना। क्या? हाँ, मुझको जब भी अगर नहीं आया ना तो एक बार मैसेज कर दो, क्योंकि मुझको ऑब्वियसली नहीं याद रहता है किस कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, तो मुझे बस एक मैसेज कर दिया करो, मैं कर दूंगा। ठीक है, ये होमवर्क की तरह कर लेना, एग्जैक्टली सेम एज, कैसा क्वेश्चन है ये? कौन सा? कैसा है ये है पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें पॉकेट मनी मिल रही थी, उसमें कुछ पॉकेट मनी मिल रही थी और वो है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो उस अब आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। सुनना सब लोग, पहले सुनते रहना, उसके बाद लिखना। हाँ, जीपी सब लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या शायद नहीं पढ़ा था, हट गया था 10th के सिलेबस से, लेकिन नाम सुना है। 1 4 7 नेक्स्ट 10, 1 4 7 10। ठीक है, 5 9 13। ठीक है, ये सब क्या थे? एपी थे। क्या हो रहा है इसमें? कुछ कुछ ऐड होता चला जा रहा है, सेम टर्म ऐड होता चला जा रहा है। अच्छा, 2 6 18, 2 6 18,
नेक्स्ट इज 54। कैसे आया? 2 into 3 6, 6 into 3 18, 18 into 3 54। तो ये एक जीपी है जिसमें एक कांस्टेंट टर्म बार बार मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। ठीक है, हर बार वो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, तो दैट इज फॉर्मिंग अ जीपी। और उस कांस्टेंट टर्म को कॉमन रेशियो बोलेंगे। पिछली बार वो ऐड होता चला जा रहा था तो कॉमन डिफरेंस हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है तो कॉमन रेशियो हो गया। तो वही चीज, पहला टर्म ए है, ये एक्स नहीं है, ये सब आर है एवरीवन, ये सारे आर है। पहला टर्म ए है, फिर उसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ? आर, तो मेरा दूसरा टर्म बना ए आर। तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। अच्छा, 10th टर्म क्या होगा? ए आर रेस टू 9, क्योंकि ये अगर T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये Tn है। ठीक है, तो T1 T2 ये ए आर है, T3 T100 ए आर रेस टू 99। तो Tn मेरा वहां से फॉर्मूला मेरा मिल गया, Tn इज इक्वल टू ए आर रेस टू n-1, विच इज द nth टर्म ऑफ जीपी। ऑब्वियसली ए और आर में से कुछ भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? द मोमेंट उनमें से कुछ भी जीरो हो गया तो माई जीपी विल बिकम लाइक दिस क्लास। ठीक है, ओके। सो कोई भी इसमें जीरो नहीं हो सकता, क्या? अदरवाइज वो जीपी मतलब डजंट मेक सेंस, 0 0 0 0 0। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ये मेरा जीपी की थ्योरी है। ठीक है, कॉमन रेशियो। ठीक है, नहीं हो सकता ना, कैसे बोल? नहीं समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे? डिवाइड करें? नहीं, तुम निकालना तो क्वेश्चन की बात है, पहले तो तुम्हें जीपी होती है ना तुम। हाँ बताओ, अब बोलो क्या? हाँ हाँ, तो मतलब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा कोई जीबी है जिसमें आर जीबी में कोई भी ऐसा सीन है नहीं, अब बाकी सारी सीरीज के लिए तो आर होता ही नहीं है। आर किसके लिए होता है? सिर्फ जीपी के लिए होता है। आर जीरो हो गया तो क्या इशू हो गया? जीपी के सारे टर्म जीरो हो गए, तो इस वजह से आर जीरो नहीं होता। नहीं मतलब दिस इज वेरी कॉमन सेंस, मतलब तुम कॉमन सेंस 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है? ये क्या है? ये कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ने का मन है तो पढ़ो, इसके बारे में जो सोचना है सोचो, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस टू स्टडी 0 0 0 0, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तब भी इट बिकम 0 0 0, आर जीरो हो गया तब भी इट बिकम 0 0 0 0 0। तो ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो भी हम फॉर्मूला, जो भी सारी चीजें आगे देखेंगे, उन सब में कभी भी ए और आर जीरो नहीं होगा। इट इज, मेरा कहने का मतलब है कि 1 1 1 1 ये एपी है कि जीपी? 1 1 1 1 ये एपी है कि जीपी? ये दोनों है, दिस इज बोथ। ठीक है, क्योंकि डी जीरो हो सकता है
और R 1 हो सकता है। अगर इसको AP कंसीडर करोगे तो मेरा D 0 हो गया, और अगर GP कंसीडर करोगे तो उसका R 1 है। ठीक है, बट वही चीज है कि देंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, क्योंकि 1,1,1 तो एक बिल्कुल नॉर्मल सीरीज है, या 7,7,7,7 भी एक नॉर्मल सीरीज है। उसके बारे में कुछ भी तुम्हें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जिसके लिए मुझे कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़े। सपोज करूं 7 + 7 + 7 100 टर्म्स, इनका एडिशन बताओ, बोलो। कोई फॉर्मूला लगाया तुमने? क्या किया? 7 × 100। तो ना तुमने सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाया, ना तुमने सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाया, तो ऑब्वियसली उसके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अच्छा, अगर 3 टर्म्स ए बी सी इन एपी होते, 3 टर्म्स अगर एपी में होते हैं तो उनका क्या सेम होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मतलब क्या, किस तरह से निकलता था? b - a = c - b। यहां से एक चीज मिलती है 2b = a + c। अगर 3 टर्म्स है ए बी सी एंड वो एपी में है, देन 2b = a + c, जिसको कहीं जगह बुक्स में ये भी लिखा रहता है। ठीक है, ये चीज क्लियर? अच्छा, अगर ए बी सी जीपी में है तो क्या होगा? कॉमन रेशियो सेम होगा। कॉमन रेशियो क्या होगा? b/a या फिर c/b। तो b/a = c/b, तो b² = a। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? तो अगर जीपी में है तो b² = ac, अगर एपी में है तो 2b = a + c। अच्छा, अगर 3 टर्म्स मुझे एपी के एज्यूम करने होते तो क्या होता था? a - d a + d, याद है सबको? तो अगर मुझे 3 टर्म्स जीपी के एज्यूम करने हैं तो वैसे समझो, मैं सेंटर में ए हूं, ए से मुझे एक आगे जाना है तो मैं क्या बनूंगा? ए आर। ए से एक पीछे जाना है, a/r। तो मेरे 3 टर्म्स होंगे a/r, a आर। 4 टर्म्स के केस में क्या होगा? एपी में याद करो, एपी में होता था a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सेंटर नहीं होता था, तो इमेजिनरी सेंटर से 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे। तो मेरे इमेजिनरी सेंटर से पहला इधर होगा a/r और इधर होगा a/r, सॉरी ar। तो मेरा जो डिफरेंस बन गया वो r² का बन गया। तो a/r³, a/r, ar, ar³। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है? कॉमन रेशियो क्या होगा? इसमें कॉमन रेशियो r² होगा, पहले वाले में r ही रहेगा। ठीक है, दूसरे में r²। 5 के केस में इसमें भी कॉमन रेशियो r ही रहता है, सिर्फ बीच वाले में डबल हो जाता है। सबके फर्स्ट टर्म्स अलग है। इसमें मैंने पिछली बार भी बोला था कि फर्स्ट टर्म जब भी 3 एज्यूम करते हो तो ध्यान रखना कि फर्स्ट टर्म क्या एज्यूम कर रहे हैं और कॉमन रेशियो। ये इसके एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सबने लिख लिया? आगे बढ़े? ठीक है, इसके बाद मुझे क्या क्या करना है? मुझे सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला। ठीक है एवरीवन, ये आपने 10th की बुक्स में मोस्टली ये लिखा रहता है। अगर R1 है तो Na समझ में आ गया सबको? क्योंकि R1 है तो सारी चीजें ए बन गई, n टाइम्स a, जो मैंने 7 into 100 बोला था। ठीक है, बट क्या तुमको ये समझ में आ रहा है फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला सेम है? फॉर्मूला सेम है? फॉर्मूला सेम है? नहीं, फॉर्मूला सेम है, एग्जैक्टली सेम है। फाइव -5/-1, ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? क्या बोलोगे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? तो अगर मैंने ये बोला ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सेम ही तो है ना? क्या एक ऊपर नीचे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है, सेम है ना? तो ये सब मैं नहीं लिखता हूं, मैं ये r ग्रेटर देन 1 r लेस देन 1 पे फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला दोनों में से कोई भी यूज करो। ठीक है, वो अपने आप, एक केस में क्या होगा ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव आ रहा होगा, दूसरे केस में क्या होगा ऊपर नीचे दोनों निगेटिव आ रहा होगा, वो कैंसिल आउट होके दे रहा होगा। ठीक है, तो आई डोंट केयर, यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रूफ करते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, पहले मैं प्रूफ करने की, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, S इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ जीपी, टर्म्स बताओ। A, ठीक है, प्रूफ में मैंने सारे टर्म्स को R से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड R से, तो इधर क्या बना? SR या RS? R से मल्टीप्लाई किया, A becomes AR raised to N। ये समझ में आया? ठीक है, सबट्रैक्ट कर दिया, सबट्रैक्शन, पूरी इक्वेशन को एक दूसरे से सबट्रैक्ट किया। S माइनस RS, S माइनस अच्छा, इधर क्या हुआ? ये समझ में आ रहा है? ये R कैंसिल होगा, AR स्क्वायर कैंसिल होगा, AR क्यूब कैंसिल होगा। अगर मैं सही से लिखूं, यहाँ पे माइनस लिखा है तो मुझे हर जगह यहाँ पे वो याद है, एक माइनस माइनस नीचे लिखना पड़ता था। क्या n-1 क्या? हर बार पावर एक बढ़ जा रही है ना, A से R मल्टीप्लाई कर रहे हो तो AR बन रहा है, AR से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो R स्क्वायर इज बिकमिंग, तो n-1 विल बिकम इंडाइसिस का रूल शायद रंजीत सर ने लेक्चर में भी बताया होगा। रंजीत सर का लेक्चर अटेंड किया था? क्यों नहीं किया था?
क्या क्या कह रहे हो? कैसे नहीं बोला गया होगा बेटा? ऑनलाइन हुआ था उनका, रंजीत सर का बेसिक मैथ्स का लेक्चर हुआ था ना स्टार्टिंग में, ये अच्छे से याद है। और मैंने भी कम से कम क्लास में हर बार बोलता था कि जिसको भी नहीं आ रहा है वो अटेंड करो, अटेंड करो। प्रीति मैम से रिकॉर्डिंग लो उसकी, वो देखो इंडाइसेस का रूल, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7 क्या बनता है? तो r⁻n−1 इंटू आर क्या बनेगा? r⁻n−1 +1, तो इट विल बिकम n। ठीक है, सब्ट्रैक्शन किया। देख लो जिसको भी अगर कुछ कंफ्यूजन है, खाली बैठे हो देख लिया करो, ट्रैवल करते वक्त देख लो रंजीत सर का। ठीक है, a माइनस AR⁻n, क्यों? बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल होता होता चला जाएगा ना, टेढ़ा टेढ़ा कैंसिल होगा ना, एग्री? इधर क्या कॉमन लेंगे? कुछ मुझे बताने की जरूरत है? s की वैल्यू a 1 - r⁻n होल अपॉन 1 - r। ये है प्रूफ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। हाँ, क्या बताएंगे आगे चल के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। पूरा का पूरा एजीपी, टेलीस्कोपिक और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से आते हैं। ठीक है, जीपी में ये मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जीपी खत्म होने के बाद आगे के उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेथड इंपॉर्टेंट, क्या मेथड इंपॉर्टेंट है? आर से मल्टीप्लाई करना और शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना। शिफ्ट वर्ड मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया था, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट बाकी लोग इसको कैसे लिखते हैं, मैं इतना लिख लिया, वो लोग इस पूरे उसको एक उधर करके लिखते हैं, तो उनको कैंसिल करने में इजीली दिखता है। अभी तुम्हारा कैंसिल कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है, तो वो कंसीडर करो इस पूरे उसको। कोई इश्यू होता है? नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कोई वो थोड़ी है, सारे ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहे हैं ना। आज नीट के, आज नीट का लेक्चर है। अच्छा, है ना? ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें इस पे। हाँ हाँ, या फिर सीधे से फॉर्मूला माइनस माइनस करो, वो थोड़ी है कोई फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है दोनों, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं दो दो लिखाऊं भी ना, मैं नहीं लिखाता हूँ इसको, भाड़ में गया मेरे लिए, नहीं लिखाता हूँ। ठीक है, नहीं लिखाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है मेरा। ठीक है, मतलब इट इज लाइक सेइंग मैंने लिख दिया आंसर है a/b/c-d, इसी को क्या लिख सकते हो? तो मैं ये दो क्यों लिखाऊं? इसने अपने आप ये भी जो आंसर देगा वो भी तो वही आंसर देगा ना, तो मैं
सीधे सीधे ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर बोलूं, या मोस्टली मैं जो बोलता हूँ वो बोलता हूँ ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। जनरली मैं मेरे मुंह से ही वही वाला निकलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा केसेस में आर वन से बड़ा होता है तो मैं वो प्रेफर करता हूँ। अगर वन से छोटा हुआ तो बस सॉल्विंग में एक स्टेप कम होता है, अदरवाइज वो निगेटिव निगेटिव कैंसिल करना बच जाता है, बट डजंट मैटर। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं जीपी के। लेट्स डू जीपी क्वेश्चंस। If the first term of a GP is 243, second term is 81, find the seventh term. First term of GP is 243, second term is 81, find the seventh term. First term मतलब A is 243. Second term means AR is 81. A और AR दिया है तो मुझे क्या मिल जाएगा? R. कैसे मिलेगा? डिवाइड कर देंगे AR बाई R, सॉरी AR बाई A, 81 बाई 243, आई थिंक 1/3 मिलता है, 1/3 मिलता है। निकालना क्या है? सेवंथ टर्म। लेकिन अभी तो आर मिला है, जीपी के लिए हमेशा दो चीजें चाहिए, ए भी चाहिए और आर भी चाहिए, तो आर मिल गया, किसी भी एक में पुट कर दिया। अच्छा, ए तो ऑलरेडी इसमें गिवन है, तो कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आर 1/3 हुआ, T7 वुड बी ए आर की पावर 6, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आया 1/3। बेसिकली कोई भी जीपी दी है तो उसमें ए और आर ढूंढना होता है। ठीक है, ए और आर ढूंढना होता है। जैसे मान लो T3 मैंने दे दिया, हाँ ये एक दूसरा क्वेश्चन है, मतलब जीपी दी है जिसमें T3 2 है, T6 -1/4 है, T10 निकालो।
निकला आंसर क्या? ओके ओके, T3 2 दे रखा है, T6 1/4 दे रखा है, ठीक है। तो T3 का फॉर्मूला क्या होता है? AR² विच इज 2। T6 का AR⁵ विच इज -1/4। ऑब्वियसली T6 by T3 कर देंगे, क्या होगा? AR⁵ by AR² which is -1/4 upon 2। R³ is equal to -1/8। तो R की वैल्यू -½ आई। सबसे पहला काम है R निकालना। R निकालने के बाद क्या निकालोगे? A, क्योंकि A और R चाहिए। R निकल गया, अब A निकाल देंगे। किसी में भी एक में पुट कर सकते हैं, मैं पहले वाले में पुट कर दूंगा। A into -½ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 implies A is equal to 8। A is equal to 8, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब क्या निकालना है? T10 मतलब A R⁵ 9 8 into -1/2 की पावर 9, आई थिंक -1/64 आता है, वो खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे करें, -1/64, ठीक है। ठीक है, इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स, AM बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, AMs, ठीक है। जैसे AP होता है वैसे ही AM होता है, जैसे GP होता है वैसे ही GMs होता है। तो आज AMs पढ़ के खत्म करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 15-20 मिनट में AM सॉल्व कर लेंगे। GM मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, AMs का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो बिल्कुल कॉमन सेंस में मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, एवरेज ना। तो AM ऑफ A एंड B, A + B + C/3, कॉमन सेंस, ठीक है। लिख लो इसको। ठीक है, ये तो मीन्स है, मीन्स। अभी यहाँ पे इंसर्टिंग एन AM वाला अब इसके बाद आएगा। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की तरह तुमको बोल दिया गया कि मीन्स हो गए। 2 नंबर का मीन निकालना है तो निकल गया, 3 नंबर का निकालना है, 10 नंबर का निकालना है, निकल जाएगा, ठीक है। मीन्स निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक है,
सही से लिखो, बाई 2 होगा क्या? ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब मैं दूसरी तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करता हूं। ठीक है, 1 and 5 ये दो नंबर है। 1 and 5 का मीन क्या होगा? 3। अच्छा, 1 and 5 के मीन ने एक ऐसी चीज कर दी कि 1, 3 and 5 आर इन एपी। ठीक है, तो अगर मैं सीधे सीधे ऐसे पूछूं कि टेल मी अ नंबर बिटवीन 1 and 5 सच दैट these three numbers are in AP. 3. Tell me 3 numbers between 1 and 5 such that all those numbers are in AP. 2, 3, 4. तो 1, 2, 3, 4, 5. Common sense लगाया. Tell me 17 numbers between 1 and 5 such that these numbers are in AP. नहीं, ठीक है, हाँ, अब इसके लिए कुछ फॉर्मूला होगा। इट इज लाइक क्वेश्चन इज इंसर्ट 17 AMs बिटवीन 1 and 5। क्वेश्चन समझे? तो इंसर्टिंग n AMs बिटवीन 2 numbers, इंसर्टिंग n AMs बिटवीन 2 numbers। ठीक है, तो अब मैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। सिर्फ ये लिख लो। डेफिनेशन क्या है? ऑल नंबर्स लाइंग बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी सच दैट रिजल्टेंट सीक्वेंस इज एन एपी आर कॉल्ड एएम्स। यही तो मैंने बोला ना कि एएम्स ऐसे एएम्स होने चाहिए सच दैट फर्स्ट से लास्ट टर्म्स एपी में बन गया। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तुमको दिए होंगे, सिर्फ डेफिनेशन लिखना। ठीक है, ये सब गलत, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, all numbers lying between first and last term of an AP such that resultant sequence is an AP are called AMs, arithmetic means। ठीक है, are called AMs। ठीक है, तो अब मैं इसको करना, कौन से दो नंबर होंगे? दो नंबर दिए रहेंगे ना, तो वो दो नंबर को क्या एज्यूम करोगे? ए एंड बी, ये दो नंबर तुमको दिए होंगे। अब इसके बीच में n AMs डालना है, n AMs। तो AM को भी कुछ एज्यूम करेंगे। कौन सा नंबर देते हैं, कौन सा वेरिएबल देते हैं? ठीक है, ये समझ में आया? A1 A2 क्या है? AMs है, अर्थमेटिक मीन्स। A1 A2 AN, these are arithmetic means। मुझको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? A दिया है, B दिया है, और एक और चीज दी होगी, N दिया है। A B N, मुझे निकालना क्या है? A1 A2 AN। अच्छा, मेरी डेफिनेशन के हिसाब से ये पूरी सीरीज क्या है? AP है। दिस इज एन AP। ठीक है, अच्छा, ये AP में कितने टर्म्स हैं? इस AP में कितने टर्म्स हैं? एवरीवन एग्री? इस AP में n+2 टर्म्स हैं। टोटल AP में n+2 टर्म्स है। क्यों? n AMs
और 2 जो तुमको दिए रहे। इट इज लाइक इस क्लास के दो क्लास टीचर है। तो अगर हम सब लोग 30 लोग तुम लोग हो और 2 क्लास टीचर है, पिकनिक पे गए तो क्या हुआ, 32 हुआ। एक क्लास टीचर आगे, एक क्लास टीचर पीछे, एंड बीच में तुम लोग। तो ध्यान रखना n+2 टर्म्स, ठीक है। ये मेरा T1 हुआ, ये एग्री, ठीक है। इसका मतलब Tn+2 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू, Tn+2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n+2 - 1D। Tn+2 का फॉर्मूला। किसी भी एपी में के लिए क्या निकालना होता है, D। तो D - A इज इक्वल टू, यहां से मेरा D निकल गया। D का फॉर्मूला क्या होगा, जब भी मैं NAMs इंसर्ट करूंगा एपी में, मतलब 2 टर्म्स के बीच, तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, D - A/n+1। ये उसका कॉमन डिफरेंस बनेगा। और मेरा A1 क्या बनेगा, A+B बनेगा। क्यों, A1 इज T2, T2 का फॉर्मूला क्या होता है, A+B। A10 क्या बनता, A+10D। और AN क्या बनेगा, A+ND। तो A और T अलग चीज होती है ना, A इज अर्थमेटिक मीन, T इज टर्म। तो बेसिकली T2 इज A1, T3 इज A2। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करेंगे। We will do 2 questions based on this and then we will end class। सब लिखना है, ठीक है। यस, गुड। सबको जानवी, माइकल, शौनक, शेखर समझ में आ रहा है। ओके, ग्रेट, ठीक है। मैं शीट शेयर करूंगा। डीपीपी मिली है तुम लोगों को, नहीं, ठीक है। क्या नहीं मिली ना, ठीक है, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो पिछले वीक, एक्चुअली इस वीक मिलनी चाहिए ना, पिछले वीक के बाद आज, ठीक है। तो मैं ग्रुप पे सॉफ्ट कॉपी डलवा दूंगा, ठीक है। चल, हाँ, डीपीपी की प्रैक्टिस करना उसको, ठीक है, क्योंकि सब लोगों ने लिख लिया। तो जैसे ही क्वेश्चन में
क्वेश्चन में तुम्हें 3 चीज दी रहेगी, क्या 3 चीज? ए, बी और एन, मतलब किन दो नंबर्स के बीच एम इंसर्ट करना है और कितने एम इंसर्ट करने हैं। तो तुरंत के तुरंत क्या मिल जाएगा? डी, यूजिंग द फॉर्मूला बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। उसके बाद फिर एम्स के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे माय क्वेश्चन इज, ये वाला नहीं, find the common difference and also the 15th AM if 20 AMs are inserted between 4 and 67। 4 and 67 के बीच 20 AMs इंसर्ट किए गए। सर सीक्वेंस सीरीज की डीपीपीज हो गई है ना? यस सर। ठीक है, एक बार ओपन कीजिएगा, मैं देखूंगा आपके। नहीं नहीं, सिर्फ डीपीपी। ठीक है, हो गया। हाँ, ठीक है। What is the formula for D? B minus A upon n plus 1। अच्छा, क्वेश्चन का A क्या है? 4, B क्या है? 67 और N कितने AM से इंसर्ट कर रहे हो? We are inserting 20 AMs, 20 AMs। D 3 है, A, हाँ चाहे इन्होंने तो पूरा वो मेथड यूज किया, मैं सीधे सीधे D का फॉर्मूला 67 minus 4 upon 20 plus 1, 63 upon 21, which will give me 3। ठीक है, डी मिल गया। हाँ लेकिन ऐसे तुम्हें क्वेश्चन में डी निकालना है, फिर क्या निकालना है? A15। A15 का फॉर्मूला A प्लस 15D, 4 प्लस 15 इंटू 3 45, आई थिंक 49। तो अगर वो जो एपी बन रही होती, जो अगर सारी एपी लिखनी होती, पहला 4 होता, 7, 10, इस तरह करते 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 67 आते। ये बीच वाले इतने टर्म्स 20 टर्म्स होते और यही उसके एएम्स होते। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पूरा आंसर तो निकालोगे। If p arithmetic means are inserted between 5 and 41, then find p। ठीक है एवरीवन, पूरा आंसर निकालोगे और आंसर मुझे चैट पे मैसेज करोगे, ठीक है।
एवरीवन? ओके, बताते। कॉमन डिफरेंस, आई थिंक कॉमन डिफरेंस मिलेगा 36 अपॉन p प्लस 1। एवरीवन, एम आई ऑडिबल? 41 माइनस 5 अपॉन p प्लस 1, क्योंकि p पूछता है तो 36 अपॉन p प्लस 1। ठीक है, A3 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 3d। a क्या है? 5। मैं या तो दो स्टेप में करूं, a प्लस 3d अपॉन a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू 2/5। एम आई करेक्ट? तो a मतलब 5 प्लस 3, 36 अपॉन p प्लस 1। करेक्ट? इज इट करेक्ट? बस अब एक बार एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो तो क्या बनेगा? 5p प्लस 1 प्लस 36 इंटू 3 108, 5p प्लस 1 प्लस p माइनस 1 इंटू 36। अच्छा, जो डिनोमिनेटर वाले p प्लस 1 है, p प्लस 1 है, कैंसिल हो सकते हैं ना? एलसीएम लोगे तो इज इक्वल टू 2/5, 5p प्लस 1, 5 प्लस 113, 5p प्लस 36p। सही लिखा है? 5p प्लस 36p 41p, 5 माइनस 36 बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और p की वैल्यू निकालनी है। निकालो। क्या p की वैल्यू 11 आती है। सिक्स 27/57 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 57p इज इक्वल टू 627। ठीक है, p की वैल्यू 11 आएगी। ठीक है, गॉट इट? यहां तक क्लियर है? ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे डन करते हैं। ठीक है, जो जिनका रुकने का है उनका 10 मिनट का ब्रेक है। 9:30 से वो डीपीपी करेंगे। ठीक है, अगेन जो लोग रुके हैं, अभिषेक सर इज हेयर। अभिषेक सर से इंट्रोड्यूस हुए हो? हाँ, जितने भी डाउट्स, अगर कुछ भी पुराने डाउट्स हैं वो भी उनसे क्लियर कर लो। ठीक है, डीपीपी आप लोगों के ग्रुप पे आ जाएगी। यू हैव टू कंप्लीट डीपीपी 1 फॉर श्योर। एंड पूरा मैं देख लूंगा, नहीं उसके बाद मैं डीपीपी 2 भी दे दूंगा, वो मे बी नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।